फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डेली क्विज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं। कांगो, कोलंबिया, यांगसी। दूसरा ऑप्शन है कांगो, अमेजन, नालंदा। तीसरा ऑप्शन है कोलोराडो, नर्मदा, सेंट लॉरेंस। और चौथा ऑप्शन है नील, अमेजन, ओब। तो विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन जो है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमोत्तर यूरोप। तो ये आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि तथा पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखिए मिलाना क्या है। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनियमन अधिनियम 1773 के तहत हुआ था। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिला था चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुआ था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है देखिए मिल रहा है बी नंबर में। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। विनियमन अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो देखते हैं निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। सी, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। डी, मधुमक्खी बहुत मेहनती होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं, इसीलिए मधुमक्खियां ऐसा करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। धागा या तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम के कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं।
अब यहाँ देखिए रेशम तथा, अच्छा रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी सही है। ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होता है। जूट जो है नारियल से प्राप्त नहीं होता है, ये गलत है। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है, अतः कथन भी गलत है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम उपरोक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो संश्लिष्ट मतलब जिसको मनुष्य ने केमिकल विधि से बनाया हो। तो फ्लैक्स और रेशम तो नहीं है, तो पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक है। तो नीचे आकर ऑप्शन देख सकते हैं आप, केवल 2, 3 और 4। कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादप तथा जंतु से प्राप्त किया जाता है, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस गुप्त कालीन रचना है जिसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में बहुत ही कठोर भू राजस्व प्रणाली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व उपज का आधा भाग 50% निर्धारित किया। इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। इस भू राजस्व वसूली का हिसाब पटवारी रखते थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति जैसे चौधरी, मुकद्दम और खुद को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व वसूली का प्रमुख उद्देश्य शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतम भूमि को खालसा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया, इक्तदारी व्यवस्था बंद कर दी और नगद वेतन देना शुरू किया। इस समय भू राजस्व को खराज कहा जाता था। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन ए, सोहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोट कहरौर कस्बे में हुआ था। शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने सोहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला की स्थापना की। 1262 ईस्वी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय का संचालन अपने हाथों में ले लिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया को मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी माना जाता था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मानना था कि सबसे आदि मूल परमेश्वर एक हैं। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रवींद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी होना चाहिए। देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी की रचना की। यह उनकी पहली रचना थी। आनंद मठ इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है। आइए देखते हैं बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन चिरांद। वास्तुकार गोविंद महागोविंद किस शासक के दरबार में था? अशोक, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु।
उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन सी होगा बिंबिसार। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, अजातशत्रु ने? तो ये भी आंसर होगा बिंबिसार ने ऐसा किया। आइए देखते हैं बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? 1103 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन हो जाएगा 1203 ईस्वी में। बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई? कुंवर सेना, ब्रह्म, ऋषि सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई होगा। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बिहार राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बन रहा है? नालंदा, पूर्णिया, बेगूसराय या पटना? तो ये आंसर होगा पटना। आइए देखते हैं, नालंदा की किस पहली लड़की ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अर्पणा, मोना, सोना, गीता? तो ये आंसर है आपका अर्पणा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स माफ किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा? तो ये आंसर होगा बिहार। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? दरभंगा, नालंदा, अररिया, पटना? तो ये आंसर होगा पटना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने 3 संतानों को मंजूरी दे दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर? तो ये चीन ने ऐसा किया है। चीन की सरकार ने हाल ही में नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर 2 बच्चे को जन्म से बढ़ाकर अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है। इसके बाद अब से चीन में प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति होगी। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, 25 क्वेश्चन का सेटअप हुआ था, लगता है 2 डिलीट हो गया है। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।